बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी गांव में शालिनी नाम की एक लड़की अपनी माँ सुधा और पिताजी मोहन के साथ रहती थी। शालिनी के पिताजी व्यापारी थे। वो बहुत ही अमीर थे। शालिनी उनकी एक लौती बेटी थी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो जंगल के पास नदी के किनारे रहते थे जहाँ बहुत ही खूबसूरत नजारा था और इसी कारण मोहन ने अपना घर वहाँ पर बनवाया था। वो शालिनी और सुधा को लेकर अपने नए घर जाता है। घर देखकर, सुधा, कैसे लगा तुम्हें ये हमारा नया घर? बेहद ही खूबसूरत है। अगर कोई यहाँ आ जाए तो उसका तो मन ही नहीं होगा यहाँ से जाने का। सुधा और मोहन की बातें चल ही रही थी कि तभी शालिनी वहाँ आ जाती है। जब वो 10 साल की थी, वो अपने पिताजी से, पिताजी, कितनी सुंदर है ये जगह, क्या सच में अब हम यही रहेंगे? हाँ बेटी, हम आज से यही रहेंगे। अब धीरे धीरे शालिनी बड़ी हो रही थी। वो हर रोज नदी पर घूमने के लिए जाती थी। जैसे जैसे शालिनी बड़ी हो रही थी, उसकी सुंदरता के चारों ओर चर्चे होने लगे थे। उसकी सुंदरता बढ़ती ही जा रही थी और ये खबर एक दिन उनके राज्य के राजकुमार अशोक तक पहुंच जाती है। अब राजकुमार अशोक शालिनी को देखने के लिए बहुत ही बेताब हो जाते हैं। उन्हें शालिनी को बस एक बार देखना था, तो वो उसे देखने के लिए जंगल की नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शालिनी हर रोज घूमने के लिए जाती थी। आज भी शालिनी वहाँ पर घूम रही थी। तभी राजकुमार ने उसे देख लिया, तो वो बस देखते ही रह गए। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसके बारे में जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा। अब राजकुमार उससे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो शालिनी से, जी, मेरा नाम अशोक है। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने तुम्हारी सुंदरता के बारे में बहुत सुना था। आज देख भी लिया। वाकई में तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? शालिनी को राजकुमार की बात पर थोड़ी सी हंसी आती है। वो धीरे से मुस्कुराते हुए उनसे, हाँ जरूर। अब दोनों हर रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी थी। साथ ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये देखकर मोहन को गुस्सा आ जाता है। अब मोहन एक जादूगर के पास जाता है और उसे, हे जादूगर, मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को जो लड़का परेशान करता है, आप उसे बिल्ली बना दो। इसके लिए आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए मोहन, लेकिन तुम्हारी बेटी को जो परेशान करता है मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। अब मोहन जादूगर को अपनी बेटी के साथ बैठे राजकुमार को दिखाता है। जैसे ही शालिनी अपने घर जाने लगती है, तभी मोहन अपनी बेटी के दोस्त राजकुमार अशोक को एक बिल्ली बनाने की विनती करता है। जादूगर भी अपनी छड़ी घुमाता है और मंत्र पठन कर राजकुमार को एक बिल्ली बना देता है। राजकुमार तुरंत ही एक बिल्ली में बदल जाते हैं। उन्हें खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। दूसरे दिन हमेशा की तरह शालिनी राजकुमार को ढूंढते हुए, अशोक, राजकुमार अशोक, कहाँ है आप? कहीं छुप गए हैं क्या राजकुमार? शालिनी राजकुमार को यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे राजकुमार कहीं नहीं मिलते। अब कई दिनों तक शालिनी राजकुमार को आवाज लगाते हुए, अशोक, राजकुमार अशोक, कहाँ है आप? कहीं छुप गए हैं क्या राजकुमार? शालिनी आवाज लगाती रही, लेकिन उसे वहाँ एक बिल्ली के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक दिन वो बिल्ली को अपनी गोद में उठा लेती है और अच्छे से उस बिल्ली की ओर देखती है, तो बिल्ली की आंखों में से आंसू आ रहे थे। ये देख शालिनी को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो बिल्ली से, क्या तुम राजकुमार अशोक हो? मेरे राजकुमार अशोक? तभी बिल्ली अपनी गर्दन हिलाती है। ये सब दूर खड़ा मोहन देख रहा था, तो मोहन उस बिल्ली को शालिनी के हाथ से छीन लेता है और उसे दूर छोड़ने के लिए चला जाता है। अब शालिनी को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो भागते हुए उस जादूगर के पास जाने लगती है, तो जादूगर उसे अपने घर के पास ही मिलता है। वो जादूगर से, हे जादूगर, तुमने मेरे प्रेमी को एक बिल्ली का रूप दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे फिर से इंसान का रूप दिला दीजिए। ये मेरी आपसे विनती है जादूगर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे पिताजी ने ही तो मुझसे ये काम करवाया था। अब वो फिर से कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी सारी शक्तियां चली जाएगी। जादूगर की ये बात सुनकर शालिनी, हे जादूगर, तो आप मुझे भी एक बिल्ली बना दो ताकि हम दोनों मिलकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। शालिनी की ये बात सुनकर जादूगर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है।
और वो शालिनी को भी एक बिल्ली बना देता है। ये सारी घटनाएं शालिनी की माँ देख लेती है। इन सभी घटनाओं में किसी ने बेचारी माँ का ख्याल भी नहीं किया था, तो वो भी जादूगर से अपने आप को बिल्ली बनाने के लिए कहती है। अब मोहन भी जादूगर को यही विनती करता है, तो उन सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम देखकर जादूगर सबको फिर से अपना अपना रूप दिलवाता है और खुद एक बिल्ली बन जाता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। मोहन को समझ में आ चुका था कि उसकी बेटी और राजकुमार अशोक एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनकी खुशी एक साथ रहने में ही है। अब वो उन दोनों की धूमधाम से शादी करवाता है और अब शालिनी और अशोक हर रोज जादूगर को दूध पिलाने लगे और अपना जीवन मजे से बिताने लगे। एक गांव में नरेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रीमा और उसके 3 बच्चे रिंकी, रोहन और रिद्धिमा के साथ रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। नरेश खेती किया करता था और रीमा खेत की सब्जियां लेकर घर घर जाकर बेचा करती थी। उनके घर के पड़ोस में मालिनी नाम की औरत रहा करती थी, जो अमीर तो थी लेकिन बड़ी ही लालची थी। नरेश मालिनी की खेत में ही काम किया करता था और उसके जानवरों का ध्यान भी रखा करता था, पर मालिनी नरेश को पर्याप्त पैसे नहीं दिया करती थी और नरेश भी ठहरा एक सीधा साधा आदमी। वो कभी भी मालिनी से ज्यादा पैसे की मांग नहीं किया करता था। मालिनी के पास बहुत सारी खेती थी और उनके पास कई तरह तरह के जानवर थे, जैसे मुर्गियाँ, बैल, गाय और बकरी। काफी सालों से ऐसा ही चल रहा था। नरेश हमेशा से उनका वफादार आदमी था। उसने कभी भी मालिनी को धोखा देने का नहीं सोचा, ना ही कहीं और काम करने का सोचा। रिक्की, रोहन और रिद्धिमा भी कभी कभी अपने मम्मी पापा का काम में हाथ बटा दिया करते थे। एक दिन जब सारे जानवरों को नरेश सैर के लिए लेकर जाने वाला था, तो नरेश ने देखा कि मालिनी की एक बकरी दर्द से कांप रही है। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। वो तुरंत ही अपनी मालिनी मैडम के पास पहुंच जाता है और मालिनी से, मेम साहब, आपकी वो जो बकरी है ना लाडो, उसकी 2 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप कहे तो मैं उसे डॉक्टर को दिखा कर लाऊं? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लाडो अब बूढ़ी हो चुकी है। वैसे भी अब वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी। उस पर फालतू में पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेम साहब, जैसा आप कहे। घर आकर नरेश अपने घर वालों को जो कुछ भी आज मासूम लाडो के साथ हुआ, वो सारी बात बताता है। उस पर रिद्धिमा कहती है, पिताजी, आप उसे मरने नहीं दोगे ना? बेटा, अब वो सब तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। मेम साहब जैसी कहेगी हमें वैसा ही करना होगा। रिद्धिमा अपने पिताजी की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब सारे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रिद्धिमा भी अपने पापा के साथ काम के लिए जाती है, पर वो जाकर देखती है कि लाडो वहाँ है ही नहीं। पिताजी मेम साहब को पूछिए ना, लाडो कहाँ है? जाने दो रिद्धिमा, वो वैसे भी अब कुछ काम की नहीं थी। रिद्धिमा के जोर देने पर नरेश जाकर मालिनी से पूछता है, मेम साहब, मेरी बेटी रिद्धिमा को लाडो से मिलना था, पर हमने उसे हर जगह पे ढूंढा, हमें वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। हाँ नरेश, क्योंकि मैंने तो उसे कसाई के पास भेज दिया है। वैसे भी अब वो ना दूध दे पा रही थी, ना ही बच्चे पैदा कर सकती थी। उसे रखने का कोई लाभ ही नहीं था। कम से कम उसे बेचकर मुझे थोड़ी रकम तो मिल गई। ओह, अच्छा ठीक है मेम साहब। नरेश मालिनी की बात सुनकर रिद्धिमा के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। फिर दोनों खेत का काम पूरा करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर रिद्धिमा रोहन से, भैया, तुमने सुना ना, लाडो को वो बुढ़िया ने बाजार में बेच दिया। भैया, कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? पता नहीं लाडो को आज किसी ने खाना दिया भी होगा या नहीं। रिद्धिमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम कल बाजार जाकर लाडो को ढूंढ कर घर ले आएंगे। अगले ही दिन रोहन और रिद्धिमा बाजार पहुंच जाते हैं, जहां मालिनी ने लाडो को बेचा था, पर उन्हें लाडो कहीं नहीं मिलती। पूरा दिन बीत जाता है। रिद्धिमा और रोहन लाडो की खोज में यहाँ वहाँ घूमते हैं, लेकिन उन्हें लाडो कहीं नहीं नजर आती। दोनों निराश होकर घर जा ही रहे थे, अचानक से उन्हें घर जाने के रास्ते में लाडो एक कूड़े के ढेर के पास दिखाई देती है। लाडो को देखकर रिद्धिमा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो भागकर लाडो को गले लगा लेती है। रिद्धिमा और रोहन उसे उठाकर घर लेकर जाते हैं और उसे पेट भर कर चारा खिलाते हैं।
घर ले जाने के बाद रिद्धिमा उसकी मरहम पट्टी करती है और फिर सब चैन से सो जाते हैं। सब सोने के बाद लाडो रिद्धिमा के पास जाकर रिद्धिमा से, रिद्धिमा, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ, मैं एक जादुई बकरी हूँ। तुमने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है, इसीलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूँगी और वो 3 इच्छाएं 3 दिन में पूरी हो जाएंगी। रिद्धिमा को लगता है कि वो शायद कोई सपना देख रही है। हे भगवान, मुझे नींद से जगा दो, मैं ये क्या सपना देख रही हूँ। रिद्धिमा, ये कोई सपना नहीं है, ये सब हकीकत में हो रहा है। जल्दी बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। ये सुनकर लाडो वहाँ से गायब हो जाती है और रिद्धिमा भी गहरी नींद में चली जाती है। अगली सुबह जब रिद्धिमा उठती है तो उसे लगता है कि कल रात उसने एक सपना देखा जिसमें लाडो उससे बात कर रही थी। वो उठते ही लाडो के पास जाकर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। लाडो एक सोने के सिक्के से भरे हुए मटके के पास बैठी हुई थी। ये सब देख रिद्धिमा खुशी से चिल्लाने लगती है और रात में हुई घटना के बारे में सबको बताती है। फिर सब लाडो को घूर घूर कर देखने लगते हैं, पर वो तो एक घायल बकरी थी। दूर दूर तक उसमें जादुई बकरी जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा दिन बीत जाता है। अब रात के समय सारे खाना खाकर सो जाते हैं। जब सभी गहरी नींद में थे तो लाडो रिद्धिमा को फिर से जगाती है और उसकी दूसरी ख्वाहिश पूछती है। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि हम एक आलीशान महल में रहे। अगले दिन जब सब उठते हैं तब अपने आप को एक महल में पाकर चौंक जाते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एक बकरी इतना कुछ कर सकती है। तुम ये अपना रूप सबके सामने धारण क्यों नहीं करती? रिद्धिमा, असल में मैं एक परी हूँ। एक बार एक ऋषि परी लोग में आए थे और मैंने उनका अपमान किया था। तभी उन ऋषिवर ने मुझे एक श्राप दिया था और मैं बकरी बनकर धरती पर आ गई। और जब तक मैं किसी नेक दिल परिवार की मदद नहीं करती तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने और तुमने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के मेरा ख्याल रखा है, इसलिए तुम तुम्हारी आखिरी इच्छा मुझे बताओ और मुझे इस श्राप से मुक्त होने में मदद करो। अच्छा, चलो अब जल्दी बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? लेकिन हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने पहले से ही हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। अब भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। तुमने भी तो मेरी जान बचाई है। अगर उस दिन तुम दोनों समय पर नहीं आते तो मैं वही जख्मी हालत में घुट घुट कर मर जाती और फिर अगला जन्म भी मुझे बकरी का ही मिला होता। मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी बहुत बहुत आभारी हूँ। चलो जल्दी से सुबह होने से पहले मुझे अपनी आखिरी इच्छा बताओ ताकि अगली रात में अपने श्राप से मुक्त हो सकूं। बस मुझे और एक दिन ही बकरी के रूप में अपना जीवन बिताना होगा। कृपया जल्द मुझे अपनी इच्छा बताओ। हमारी अपनी खेती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास भी अपनी खेती हो। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें खेतों के साथ साथ गाय, भैंस और बकरियां भी मिल जाती है। नरेश और रीमा के जीवन में ये जादुई बकरी ने खुशियां ही खुशियां भर दी थी। अब ये खबर भी हर जगह फैल गई थी कि अचानक से ये परिवार एक जादुई बकरी के आने से अमीर हो गया है। जैसे ही मालिनी को यह खबर मिलती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है और नरेश से जबरदस्ती लाडो को छीनकर अपने घर लेकर जाती है। जैसे ही रात होती है वो लाडो के पास जाती है और उससे, हे जादुई बकरी, तुम मुझे नरेश और रीमा से भी बहुत ज्यादा अमीर बना दो और फिर से नरेश और रीमा को मेरे घर के नौकर बना दो। तभी लाडो अपने श्राप से मुक्त हो जाती है और एक सुंदर सी परी के रूप में आ जाती है और वो मालिनी से, अरे मूर्ख, तुमने अपने लिए कुछ मांगा होता तो मैं तुम्हें जरूर अमीर बना देती, लेकिन तुम तो दूसरों का बुरा सोचकर सिर्फ खुद को अमीर बनाना चाहती हो। जाओ, मैं तुम्हें अब इस गांव की सबसे गरीब औरत बना दूंगी और तुम्हें जिंदगी भर दूसरों के घर के काम करने पड़ेंगे। ऐसा कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। जैसे ही परी गायब होती है मालिनी के लालच की वजह से उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। ये बात अगली सुबह ही सारे गांव में फैल जाती है। लोग अब मालिनी पर हंसने लगे थे। अपने लालच के कारण मालिनी को अब घर घर जाकर काम करने की नौबत आ चुकी थी। उसके लालच ने ही उसे डुबाया था। तो कहते हैं ना दोस्तों,
अंत भला तो सब भला। लालच हमारा हमेशा ही नुकसान करता है, इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना चाहिए। शहर से कुछ ही दूर सोनापुर नाम का एक गांव था, जहां पर लखन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। वो मटके बनाने के साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी बनाता था। उसके दुकान में नए नए तरह के मटके, घड़े और मिट्टी के बर्तन थे। वो इतने सुंदर मटके बनाता था कि अगर कोई भी उसकी दुकान में मिट्टी के बर्तन देखे तो खरीद ही लेता था। लक्ष्मण की पत्नी राधा उसको मिट्टी के बर्तन और मटके बनाने में मदद किया करती थी। दोनों मिलकर दुकान के पास में ही काम करते थे और उनकी दुकान रास्ते पर ही थी, जहां कोई भी शहर आने जाने वाले लोग मटके खरीद सके। एक दिन सुबह नीमा नाम की औरत लक्ष्मण के दुकान पर आती है और लक्ष्मण से, भाई साहब, आपके दुकान में तो बहुत ही सुंदर सुंदर मटके हैं। कितनी सुंदर डिजाइन है इस पर। मुझे एक बड़ा सा मटका दीजिएगा और जरा देख कर दीजिएगा, अच्छे से देना। बहन जी, क्या आपको ये मटका चलेगा? सबसे बड़ा वाला यही मटका है। हाँ, वाव, ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसकी कीमत कितनी है? बहन जी, सिर्फ 400 रुपए। इतने कम दाम में आपको कहीं पर इतना बड़ा मटका नहीं मिलेगा। ठीक है, दे दो। नीमा वहाँ से मटका लेकर चली जाती है। उसे उस मटके की डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो अपने दोस्त को भी लक्ष्मण की दुकान का एड्रेस देती है। अब धीरे धीरे लक्ष्मण की दुकान पर लोगों की भीड़ होने लगी थी। ये देखकर राधा बहुत ही खुश हो जाती है। दिन बीत रहे थे, गर्मी का मौसम आता है। अब सब लोग लक्ष्मण की दुकान पर मटके लेने के लिए भीड़ करते हैं। ये देखकर राधा के मन में लालच आ जाता है। वो दुकान से घर आकर लक्ष्मण से, अजी सुनते हो, हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। अब तो हमारे दुकान पर अच्छी खासी भीड़ भी रहती है, लेकिन हमें कुछ भी ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा। मुझे लगता है हमें मिट्टी में मिलावट करके मटके बनाने चाहिए। हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे और हम कम दाम में भी बेच सकेंगे। नहीं नहीं राधा, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो लोग हमसे मटके खरीदना बंद कर देंगे। अरे अरे, क्यों नहीं खरीदेंगे? लोगों को क्या समझ में आता है कि हमने मिट्टी में मिलावट की है या नहीं? ठीक है, तुम कहती हो तो वैसा ही करते हैं। राधा ने लक्ष्मण को ये बात इतनी जोर देकर कही थी कि लक्ष्मण को राधा की बात माननी ही पड़ती है। दूसरे दिन सुबह गांव के थोड़ी ही दूर जाकर लक्ष्मण मिट्टी में मिलावट करने के लिए कुछ खराब वाली मिट्टी लेकर आता है और उसे भिगोकर मटका बनाने का काम शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी उसके मटके बिक ही रहे थे। तो राधा लक्ष्मण से, देखा, मैंने कहा था ना कि हमारे मिट्टी के मिलावट का कोई असर नहीं होगा हमारे धंधे पर, और तो और मुनाफा भी ज्यादा हो रहा है। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन लक्ष्मण की दुकान पर राघव नाम का आदमी आता है और वो लक्ष्मण से, अरे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे यहाँ से एक बड़ा वाला मटका लेकर गया था, लेकिन जब से हम उस मटके का पानी पी रहे हैं तो मेरे घर के सभी की तबीयत खराब होती जा रही है। अरे नहीं भाई साहब, मटके में कोई खराबी नहीं है। आपके घर पर जो पानी आता है उसमें कुछ आया होगा, या फिर आपके खाने में कुछ हुआ होगा, इसीलिए आपके घर वाले बीमार पड़ गए हैं। बाकी मुझे तो किसी लोगों की कंप्लेंट नहीं आई। अब धीरे धीरे गांव के सभी लोग बीमार पड़ने लगे थे। साथ ही शहर से जिन लोगों ने मटके खरीदे थे वो भी कंप्लेंट लेकर आने लगे थे, और मिट्टी के बर्तन में खाना भी ठीक से नहीं पक रहा था। साथ ही बर्तन जल्दी ही टूटने लगे थे। गांव में अब हर जगह यही बातें चल रही थी। तो गांव का एक आदमी दूसरे आदमी से, अरे भाई, हम तो बाहर का कुछ खाते भी नहीं है, फिर भी हमारी तबीयत बिगड़ने लगी है। मुझे लगता है लक्ष्मण के यहाँ से जो मटके लिए हैं, शायद उसी में ही कुछ मिलावट है, इसलिए गांव के सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। अब गांव के सभी लोग मिलकर लक्ष्मण के दुकान पर जाते हैं और उसमें से एक लक्ष्मण को, अरे सुनो लक्ष्मण, गांव के सभी लोग तुम्हारी वजह से बीमार हो रहे हैं। जिसने जिसने तुम्हारी दुकान से मटके खरीदे हैं, उसी घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। हमें लगता है तुम्हारे मटके के वजह से ही हम बीमार पड़ रहे हैं। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, तुम लोगों के सामने ही तो मटके बना रहा हूँ मैं। अरे देखो लक्ष्मण, तुम सीधे सीधे इस गांव से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाल देंगे। अरे ऐसे कैसे निकल जाओ, मैंने कुछ भी मिलावट नहीं की है। तुम्हें इस गांव से जाना ही होगा। अब बहुत ही हताश मन से लक्ष्मण घर चला जाता है। घर जाते ही राधा पर चिल्लाते हुए,
देखा राधा, तुम्हारे लालच का परिणाम। अब हमें गांव के लोग गांव से बाहर निकालने की बात करके गए हैं, और उनकी बातों से तो यही लगता है कि अब हमें वो गांव में रहने नहीं देंगे। वो हमें धक्के मारकर यहाँ से निकाले उससे पहले ही हमें ये गांव छोड़ना होगा। चलो बांध लो अपना बोरिया बिस्तर। कहती थी लोगों को क्या समझेगा। चलो काम पर लग जाओ अब। राधा को अपने खुद के विचारों पर घिन आती है और वो अपने पति के पैर पकड़कर, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज हमें बेइज्जत होकर गांव से बाहर जाना पड़ रहा है। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मुझे पैसों का लालच आ गया था, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। अब दोनों सुबह जल्दी ही सोनापुर गांव से दूर चले जाते हैं और वहां जाकर बड़े ही ईमानदारी से मटका बनाने का धंधा फिर से शुरू करते हैं। अब लोगों की बातों ने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया था कि लालच करने से पैसे तो नहीं मिलते, हम खुद ही मिट्टी में मिल जाते हैं।